Hello everyone. It's the fifth lecture of Indian Penal Code, and in today's lecture we'll try to understand 2-3 very important concepts of criminal law. आज की क्लास में हम 2-3 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो क्रिमिनल लॉ के हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे. एज इन मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, वो कौन से इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं क्रिमिनल लॉ के जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. एक्टस रियस, मेंस रिया, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस, ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं और इनको हम आज की क्लास में समझने की कोशिश करेंगे. राइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्लास. ओके, सो एक्टस रियस क्या होता है, मेंस रिया क्या होता है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस क्या होते हैं, ये सब समझेंगे हम. सबसे पहले एक्टस रियस. सी, this is actus reus, actus actus, and this is reus, reus reus. फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहले आपको चीज समझनी है वो ये है दैट रियस जो है वो सिंगुलर है. दिस हैज बीन यूज्ड इन अ सिंगुलर फॉर्म. सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है यहाँ पे. And when I say mens rea, so this rea, this is plural. This has been used in a plural form. क्यों है वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए. Now this reus is in singular form, right? Okay, so actus reus इसका मतलब क्या होता है? Actus का मतलब होता है the consequence ऑफ एन एक्ट. जो एक्ट का कॉन्सिक्वेंस होगा, जो परिणाम होगा आप जो भी एक्ट करेंगे, और आपको पता है एक्ट इंक्लूड्स इलीगल ओमिशन. जो एक्ट है वो उसमें इलीगल ओमिशन भी आता है. राइट, तो एक्ट या इलीगल ओमिशन का जो कॉन्सिक्वेंस होगा उसका मतलब है एक्टस. राइट, सो आप इसको कह सकते हैं द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ह्यूमन कंडक्ट. consequence of human conduct. So the consequence of a human conduct, जो भी ह्यूमन कंडक्ट है, जो भी पर्सन कोई काम करेगा, राइट, और वो काम क्या है, एक्ट में इलीगल ओमिशन भी आता है. राइट, सो उसका जो भी परिणाम होगा, जो भी कॉन्सिक्वेंस होगा, उसको एक्टस बोला जाता है. नाउ रियस क्या होता है? रियस जैसे कि मैंने बताया सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया है. रियस होता है फॉरबिडन बाय लॉ, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ. फॉरबिडन बाय लॉ का मतलब है जिसको कि लॉ प्रोहिबिट करता है, कहता है कि आप ये नहीं कर सकते. सो एक्टस रियस को अगर हम इन दोनों चीजों को अगर हम एक साथ बोले तो क्या बोलेंगे? The consequence of a human conduct which is forbidden by law, or you can say the consequence of a human conduct, or the consequence of an act which is prohibited by law is called actus reus. The consequence of an act which is forbidden by law is called actus reus. उसको actus reus कहते हैं. जिस कार्य को, जिस एक्ट को, जिस इलीगल ओमिशन को फॉरबिड किया जाता है लॉ के द्वारा, जिसको कानून कहता है कि आप नहीं कर सकते, उसको क्या कहते हैं? एक्टस रियस. एक्टस रियस ये सिंगुलर फॉर्म में क्यों है? बिकॉज कंडक्ट हमेशा एक सिंगुलर कंडक्ट होता है, इलीगल ओमिशन हमेशा एक इलीगल ओमिशन होता है. सीरीज ऑफ इलीगल ओमिशंस को भी हम वन मानते हैं, सीरीज ऑफ एक्ट्स को भी हम वन मानते हैं, पढ़ चुके हैं हम बहुत अच्छे से. तो यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में ही होता है, कोई भी कंडक्ट होगा वो दैट विल ऑलवेज बी इन अ सिंगुलर फॉर्म. राइट, सो द एक्ट और द इलीगल ओमिशन, राइट,
सो दैट इज ऑलवेज इन सिंगुलर, राइट, वो हमेशा एक होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू मेंस तो रिया क्यों वहां पे प्लूरल क्यों यूज किया गया है? वहां पे प्लूरल इसलिए यूज किया गया है बिकॉज द एलिमेंट्स ऑफ माइंड, राइट, द स्टेट ऑफ माइंड जो होता है उसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत तरीके के होते हैं, राइट, कई सारी चीजें वहां पे आ जाती हैं। हम मेंस डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए ह्यूमन कंडक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ और विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज कॉल्ड एक्टस रियस। इसको एक्टस रियस बोला जाता है। कोई भी कार्य, कोई भी काम जो आप करेंगे, राइट, और वो कार्य, वो काम, वो एक्ट, उसमें इलीगल ओमिशन भी आता है, राइट। मैं आपका टीचर हूं, मेरा काम, आपके साथ मेरी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है कि मैं आपको पढ़ाऊं। अगर मैं आपको नहीं पढ़ाता हूं तो अगर मैं ओमिशन कर रहा हूं, राइट, और ये क्योंकि मेरी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी है आपके साथ, तो मैं लाइबल हूं आपको पढ़ाने के लिए, राइट। और मैं इसको ओमिट अगर करता हूं, मैं नहीं पढ़ाता हूं, तो इसका मतलब है कि मैं एक इलीगल ओमिशन कर रहा हूं। मैंने कोई एक्ट नहीं किया है, यहाँ पे मैंने एक ओमिशन किया है विच इज इलीगल बिकॉज आई एम कॉन्ट्रैक्चुअली लाइबल टू टीच यू ऑल। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? दिस विल इंक्लूड इन द वर्ड एक्ट, ये एक्ट के अंदर आ जाएगा और आप मुझे सू कर सकते हो, राइट। आप मुझे सू कर सकते हो। यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट मी, अ क्रिमिनल केस ऑल्सो। सो इलीगल ओमिशन हो जाता है वो, राइट। तो उसी तरीके से एक्टस रियस यही होता है, द कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए ह्यूमन कंडक्ट और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, जिसको कि कानून मना करता है कि ये आप नहीं कर सकते, जिसको प्रोहिबिट करता है कानून कि ये कार्य आप नहीं कर सकते हो, राइट। मोटा मोटी आप अब इसको इसी तरीके से समझे। अब जब हम आईपीसी में आते हैं, जब हम आईपीसी की बात करते हैं, तो एक्टस रियस एक सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है। एक्टस रियस इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इट्स अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है, यहां पे क्या मतलब है, दैट इट विल डिपेंड अपॉन द सेक्शन अंडर विच द ऑफेंस इज बीइंग एग्जामिन्ड। ये डिपेंड करेगा उस सेक्शन के अंदर जिसमें कि ऑफेंस को एग्जामिन किया जा रहा है, राइट। तो हर एक ऑफेंस के अंदर, हर एक सेक्शन के अंदर विच डिफाइंस एन ऑफेंस, जो भी सेक्शन ऑफेंस को डिफाइन करता है, तो वहां पे एक पर्टिकुलर अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस दिया होता है। सी, आईपीसी हैज बीन ड्राफ्टेड सो ब्यूटीफुली कि इसमें हर एक इंग्रेडिएंट के, ऑफेंस के इंग्रेडिएंट को, हर एक चीज को इतना ब्यूटीफुली लिखा हुआ है कि उसमें कोई स्कोप ही नहीं है कि आपको कोई चीज कोई चीज उसमें मिस हो जाए या फिर आपको नहीं समझ में आए। मैं कह रहा हूं दैट एक्टस रियस इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है तो इसका मतलब इट विल डिपेंड ऑन समथिंग, ये किसी कंडीशन है, कोई किसी चीज पे डिपेंड करेगा। देन इट विल डिपेंड अपॉन द सेक्शन अंडर विच द ऑफेंस इज बीइंग एग्जामिन्ड। जिस सेक्शन के अंदर आप ऑफेंस एग्जामिन किया जा रहा है, जो भी ऑफेंस है, उसमें एक पर्टिकुलर अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस दिया होता है आईपीसी में। चाहे वो कोई भी ऑफेंस है, थेफ्ट है तो उसमें एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस दिया हुआ है, अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस दिया हुआ है कि अगर ये आप करते हो तो उसका मतलब है कि थेफ्ट हो जाएगा। तो एक्टस रियस वहां पे दिया हुआ है, राइट। मर्डर है तो वहां पे एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, अल्टीमेट पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस दिया हुआ है दैट इफ यू विल डू दिस और इफ यू omits it, then ये एक्टस रियस हो जाएगा फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। एक्सटोर्शन है, रॉबरी है, चाहे कोई भी ऑफेंस है आईपीसी का, देयर इज ऑलवेज गिवन अ पर्टिकुलर अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस। आईपीसी को मैं इसलिए बार बार कहता हूं, इट हैज बीन सो ब्यूटिफुली ड्राफ्टेड कि इसके अंदर एक्टस रियस हर एक चीज दी हुई है। एक्टस रियस, मेंस रिया अगर रिक्वायर्ड तो मेंस रिया दिया हुआ है, किस तरीके से एक ऑफेंस कमिट किया जाएगा, क्या उसकी लाइबिलिटी होगी, एवरीथिंग हैज बीन गिवन सो ब्यूटिफुली अंडर द इंडियन पीनल कोड। तो इट्स अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है इट विल डिपेंड अपॉन द सेक्शन under which the offense
is being examined. ठीक है, जिस भी ऑफेंस को आप एग्जामिन कर रहे हो, जिस सेक्शन के अंदर आप उस ऑफेंस को एग्जामिन कर रहे हो, तो उस सेक्शन के अंदर दैट अल्टीमेट पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस विल बी प्रोवाइडेड, और आप उसके अंदर ही उसको उसके एक्टस रियस को एग्जामिन करेंगे, उसका एक्टस रियस देखा जाएगा. You cannot go in a universal definition of an actus reus. यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है कि एक यूनिवर्सल डेफिनेशन आपने एक्टस रियस के बना दी एंड दिस विल अप्लाई ऑन ऑल द ऑफेंसेस गिवन अंडर द इंडियन पीनल कोड. ऐसा नहीं है, ये सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, राइट. तो हर एक ऑफेंस का एक पर्टिकुलर अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस है, एक पर्टिकुलर अल्टीमेट एक्टस रियस है, राइट. तो उस ऑफेंस का वही एक्टस रियस है, कोई दूसरा एक्टस रियस नहीं है. मैंने अगर किसी को चाकू मारा है और उससे उसकी अगर डेथ हो गई है, तो ये मर्डर का एक्टस रियस है, ये चोरी का एक्टस रियस नहीं है, राइट. सो स्टैबिंग समवन विद अ नाइफ एंड इफ दिस पर्सन डाइज whom I stabbed, so this is an actus reus. Stabbing this knife into the stomach of this person is an actus reus. See, the killing of this person by this stabbing is called the actus reus, because consequence को वो actus reus बोला जाता है. उसका परिणाम क्या होगा, वो actus reus है. परिणाम क्या है, the killing of this person. मैंने एक इंसान को चाकू मारा और उस चाकू मारने से उसकी डेथ हो गई, I have killed this person. तो उसकी जो द किलिंग ऑफ दिस पर्सन, द डेथ ऑफ दिस पर्सन, ये कॉन्सिक्वेंस है. परिणाम क्या है कि उसकी मृत्यु हो जाती है. किस वजह से हुई है, क्योंकि मैंने उसको चाकू मारा है, राइट. सो चाकू मारना एक एक्ट है, एक कंडक्ट है, और उसका कॉन्सिक्वेंस है डेथ, उसका कॉन्सिक्वेंस है किलिंग ऑफ दिस पर्सन. तो कॉन्सिक्वेंस को यहाँ पे एक्टस रियस बोला गया है, राइट. द कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ह्यूमन कंडक्ट और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एन एक्ट इज कॉल्ड एक्टस रियस, विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, राइट. तो इस एक्ट को फॉरबिड किया जाता है, प्रोहिबिट किया गया है अंडर द इंडियन पीनल कोड. दैट इज वाई दिस इज एन एक्टस रियस ऑफ द ऑफेंस ऑफ मर्डर, राइट. तो मर्डर का अलग एक्टस रियस है, थेफ्ट का अलग है, हर एक ऑफेंस का, रेप का अलग है. सो एक्टस रियस, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट एक्टस रियस इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट एंड इट विल डिपेंड अपॉन द सेक्शन. ये उस सेक्शन पे डिपेंड करेगा अंडर विच द ऑफेंस इज बीइंग एग्जामिन्ड, जिस सेक्शन के अंडर आप उस ऑफेंस को एग्जामिन कर रहे हो. एंड एवरी सेक्शन हैज अ पर्टिकुलर अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस, राइट. In every section which defines an offense, in every section which defines an offense, a particular ultimate consequence is provided. In every section which defines an offense, a particular ultimate consequence is provided. हर एक सेक्शन में जिसमें एक ऑफेंस को डिफाइन किया गया है आईपीसी के अंदर, उसमें एक पर्टिकुलर अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस दिया गया है, एंड दिस अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस इज कॉल्ड एक्टस रियस. उसको एक्टस रियस बोला गया है. आपने अगर किसी भी प्रॉपर्टी को, मूवेबल प्रॉपर्टी को, राइट, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को, ये मेरी प्रॉपर्टी है, आपने इस प्रॉपर्टी को विद इंटेंशन, विद मैलाफाइड इंटेंशन, विद इंटेंशन टू थेफ्ट, आपने चोरी की नीयत से अगर इसको मूव किया है, थोड़ा सा भी उसको हाइड कर दिया, अपना रुमाल उसके ऊपर डाल दिया है, और आपकी इंटेंशन ये थी कि मैं इसको अभी हाइड कर देता हूं, इसको मूव कर देता हूं ताकि मैं इसको बाद में चुरा सकूं. तो जैसे ही आपने ये कार्य किया, इसका मतलब है यू हैव कमिटेड द एक्टस रियस फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट अंडर सेक्शन 378. तो हर एक, मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे, मैं कहना चाह रहा हूं इन एवरी सेक्शन विच डिफाइंस एन ऑफेंस, a particular ultimate consequence is provided and this ultimate consequence is called actus reus. Actus reus को आप एक यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट की तरह नहीं मान सकते हो. मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं बता देता हूं कि ये कार्य करने से अगर आपने किया तो आप, राइट, आई कैन नॉट मेक अ स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला
कि ये कार्य करने से आप ये ऑफेंस भी कर दोगे, ये भी कर दोगे, या ये कर सकते हो या ये कर सकते हो. नो, this they cannot be a universal definition of actus reus. So that is why in Indian Penal Code in every section which defines an offense, वहां पे एक ultimate consequence दिया गया है, right? तो वो consequence, वो ultimate human conduct आपका actus reus हो जाएगा उस offense के लिए, right? Now यहाँ पे मैं एक और चीज बताना चाहता हूं. यहाँ पे मैं human conduct बोल रहा हूं, human conduct, right? ह्यूमन कंडक्ट देखो पहले क्या होता था, चलो वहां नहीं जाते हैं, बट अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, इफ विल टॉक अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफेंस, तो वहां पे एक ह्यूमन बीइंग का होना जरूरी है. पहले क्या होता था, पहले हम एनिमल्स को भी सजा दे देते थे, राइट? अर्लियर अगर बहुत पीछे चले जाएं, then the animals were also punished for these kind of offenses. Like किसी ने, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि a horse kicked a person and this horse was hanged to death. उस horse को मार दिया गया था क्योंकि उसने एक इंसान को लात मारी और उसकी वजह से उस इंसान की डेथ हो जाती है. तो पहले मेंसरिया का कॉन्सेप्ट नहीं था. मेंसरिया में मेरे को आना पड़ रहा है, बताऊंगा इसको. मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ, जब व्हेन वी से एलिमेंट्स ऑफ अ क्राइम, तो यहाँ पे मैं ह्यूमन कंडक्ट बोल रहा हूँ. ह्यूमन ही मैं क्यों बोल रहा हूँ? सी, पर्सन जो कि डिफाइन है अंडर सेक्शन 11 जनरल एक्सप्लेनेशंस में, पर्सन कहता है द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्संस. ये सारे के सारे, कहने का मतलब है इनको कॉर्पोरेशंस, ये सारे के सारे पर्सन के अंदर आ जाते हैं, इवन दो दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स. तो नेचुरल पर्सन्स और आर्टिफिशियल पर्सन्स की डेफिनेशन है कि आईपीसी सिर्फ ह्यूमन बींग्स को ही पनिश नहीं करता है. अगर कोई कंपनी ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है, तो फिर आईपीसी कैन पनिश दैट कंपनी ऑल्सो. कंपनी को कैसे पनिश करेगा? कंपनी के जो मैनेजिंग जो पर्सन है, जो उस कंपनी को चला रहे हैं, जो मैनेजमेंट में है, जो ओनर हैं, राइट, दे कैन बी पनिश्ड. सो यहाँ पे एक ह्यूमन कंडक्ट की बात हो रही है, यहाँ पे एनिमल्स की नहीं बात हो रही. लेकिन एनिमल्स को भी पनिश किया. एनिमल्स की पनिशमेंट किसको मिलती है? एनिमल्स, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स की बात नहीं होती है. जब हम आईपीसी में बात करते हैं, ऑफेंसेस की बात करते हैं, अगर किसी वाइल्ड एनिमल ने किसी को अगर इंजरी पहुंचाई है, अगर इंजरी कॉज करी है, तो उसमें उस एनिमल को पनिश नहीं किया जाएगा. आईपीसी विल नेवर पनिश अ वाइल्ड एनिमल. लेकिन अगर वो पेट एनिमल है, राइट, देन अंडर सेक्शन 289 आप देखें, सेक्शन 289 अगर आप देखेंगे आईपीसी में, देन इफ इट इज ए पेट एनिमल, अगर डॉग है, कैट है, कुछ भी, अगर कैट है, अगर आपने उसको, दैट इज योर पेट एनिमल, राइट, देन द ओनर ऑफ दैट पेट एनिमल विल बी पनिश्ड. वो लाइबिलिटी ओनर की होगी अगर उसके पेट एनिमल ने, उसके पेट ने अगर किसी को इंजरी कॉज करी है. शायद मैं थोड़ा सा टॉपिक से हट गया हूं, बट मैं आपको पर्सन, यहाँ पे ह्यूमन कंडक्ट के बारे में, एलिमेंट्स ऑफ एन ऑफेंस में अगर जब बताते हैं, तो एक्टस रियस, मेंस रिया, यहाँ पे ह्यूमन कंडक्ट को मैं बोल रहा हूं, तो ह्यूमन का होना जरूरी है, राइट. और ह्यूमन में यहाँ पे नेचुरल पर्सन्स भी होते हैं. नेचुरल पर्सन्स में मतलब कि जैसे कि ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, मैं हूँ, आप हो, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वी आर ह्यूमन बींग्स. तो ये नेचुरल पर्सन्स है. आर्टिफिशियल पर्सन्स भी पर्सन की कैटेगरी में आते हैं. सेक्शन 11 डिफाइन करता है कि पर्सन्स इंक्लूड्स कंपनी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स. ये तो कंपनीज, ये सारी चीजें भी एक पर्सन की डेफिनेशन में आ जाती हैं. तो अगर वहां पे किसी तरीके का कोई क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है, तो जो मैनेजिंग में उसको जो रन कर रहे होंगे, तो वो भी लायबल हो जाते हैं. मैं यहाँ पे आपको एक्टस रियस बता रहा था और एकदम से ह्यूमन कंडक्ट यहाँ पे आ गया, तो आई थॉट ऑफ शेयरिंग दिस थिंग विद यू पीपल, कि मैं एक बार ये चीज़ भी आपको बता दूं, बिकॉज जितनी नॉलेज आपको मैं दे सकूं, दैट विल बी बेटर, सो दैट यू कैन हैव ईच एंड एवरीथिंग ऑन योर फिंगर टिप्स. तो actus reus is a subjective concept, right, and it will depend upon the section under which the offense is being is examined. In every section which defines an offense, a particular ultimate consequence is provided. हर एक सेक्शन में एक particular ultimate consequence दिया गया है.
मतलब हर एक सेक्शन में उसका एक्टस रियस दिया हुआ है। आईपीसी को इसीलिए बार बार कहा जाता है कि बहुत ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया गया है, राइट। वो मैं आगे एक और चीज बता रहा हूं यहां पे, व्हाट मे बी एन एक्टस रियस फॉर अ स्मॉलर ऑफेंस may become a mere human conduct for a bigger offense। एक स्मॉल ऑफेंस का जो एक्टस रियस है वो एक बड़े ऑफेंस का एक मेयर ह्यूमन कंडक्ट भी हो सकता है, राइट। तो जो एक छोटा ऑफेंस है अगर उसका एक्टस रियस है दैट मे बिकम अ मेयर ह्यूमन कंडक्ट ऑफ अ बिगर ऑफेंस, राइट। सो what may be an actus reus of a smaller offense may become a mere human conduct for a bigger offense। What may be an actus reus for a smaller offense may become a mere human conduct of a bigger offense। तो जो एक स्मॉलर ऑफेंस का एक्टस रियस है वो एक बिगर ऑफेंस के लिए मेयर ह्यूमन कंडक्ट हो सकता है। फॉर एन इंस्टेंस, ए एम्स पिस्टल एट बी। ए ने बी की तरफ पिस्टल को एम किया, बंदूक उसने उसको दिखाई। ए एम्स पिस्टल एट बी। ए ने बी को पिस्टल दिखाई, बंदूक दिखाई। नाउ दिस एमिंग ऑफ पिस्टल इज एन एक्टस रियस फॉर द ऑफेंस ऑफ असोल्ट। असोल्ट का जो ऑफेंस होता है अंडर सेक्शन 351 ऑफ इंडियन पीनल कोड, 351 में असोल्ट होता है, उसका एक्टस रियस यहां पे हो गया है ए एम्स पिस्टल एट बी। ए ने अपनी बंदूक को ताना बी की तरफ, राइट। ये असोल्ट हो गया। दिस इज एन एक्टस रियस फॉर द ऑफेंस ऑफ असोल्ट अंडर सेक्शन 351। बट इज इट एन एक्टस रियस फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर अंडर सेक्शन 302? 302 के अंदर जहां पे पनिशमेंट है मर्डर की, वहां पे जो एक्टस रियस है सेक्शन 300 के अंदर जहां पे आईपीसी में मर्डर को डिफाइन किया गया है, वहां पे जो एक्टस रियस है, मैंने आपकी तरफ बंदूक तान ली, मैंने आपको आई एम्ड पिस्टल एट यू। तो इज इट एन एक्टस रियस for the offense of murder? No, it's not an actus reus for the offense of murder. This is an actus reus for the offense of assault under section 351. Now, if A shoots and kills B, अब अगर A ने बंदूक तानी और उसके बाद शूट कर दिया और B की हत्या कर दी, B को मार दिया, if A shoots and kills B, then this killing of B becomes the actus reus for the offense of murder. B का killing of B is the actus reus for the offense of murder। और ये जो aiming of pistol is a mere human conduct। सिर्फ आप अगर कोर्ट के अंदर आप जाके ये बोलो कि जी मेरे मुवक्किल ने बंदूक तानी उसकी तरफ, ठीक है, बी की तरफ, उसने सिर्फ बंदूक ऐसे की थी बट गोली पीछे से किसी और ने मारी, और आप कहते हो कि ठीक है जी इसने एक्सेप्ट कर लिया, ही हैज एडमिटेड कि इसने बंदूक तानी, तो ये तो एक्टस रियस हो गया। इसका तो मतलब इसने मर्डर किया, इसका मेंसरिया भी था, इसने मर्डर कर दिया, गिल्टी इंटेंशन भी थी इसकी। नो, दिस एमिंग ऑफ पिस्टल इज एन एक्टस रियस फॉर द ऑफेंस ऑफ असोल्ट, बट दिस इज नॉट एन एक्टस रियस फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। मर्डर के लिए एक्टस रियस हो जाएगा अगर ए ने बंदूक तानी और उसके बाद उसने शूट किया और उस गोली चलाने से बी की डेथ हो जाती है। देन दिस किलिंग ऑफ बी बिकॉज कंडक्ट से जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है, कंडक्ट है गोली चलाना, और उस गोली के चलाने के बाद जो कॉन्सिक्वेंस हुआ है, कॉन्सिक्वेंस परिणाम क्या हुआ है, उसकी डेथ हो गई है। सो दिस किलिंग ऑफ बी इज एन एक्टस रियस फॉर द ऑफेंस ऑफ मर्डर। तो जो एक छोटे ऑफेंस के लिए, असोल्ट यहां पे एक छोटा ऑफेंस है 351 में, उसका जो एक्टस रियस है एमिंग ऑफ पिस्टल
is a may become a mere human conduct for a bigger offense। यहाँ पे मर्डर जो है वो बड़ा ऑफेंस है और मर्डर के लिए ये पिस्टल को एम करना, पिस्टल को, बंदूक को दिखाना, बंदूक को तानना एक मेयर ह्यूमन कंडक्ट है। ये ह्यूमन कंडक्ट है, ये एक्टस रियस नहीं है। एक्टस रियस यहाँ पे बड़े ऑफेंस का अलग होगा, छोटे ऑफेंस का जो एक्टस रियस है दैट may become a mere human conduct for a bigger offense, right? I hope आप समझ गए हो। तो ये सारी चीजें हैं जो एक्टस रियस में आपको समझनी चाहिए। इट्स अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ अ ह्यूमन कंडक्ट विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ, जिसको कि लॉ प्रोहिबिट करता है, फॉरबिड करता है, राइट? अभी हम नोट्स में जब जाएंगे तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्टस रियस और मेंस रिया और जो भी आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वो क्या है। बट थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि एक बार आपको एक्सप्लेन कर दूं ताकि जब हम नोट्स में से पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए ये चीजें। नाउ मेंस रिया, as I told you that ria is a plural, रियस जो है वो सिंगुलर होता है, बिकॉज कंडक्ट सिंगल कंडक्टिव माना जाता है। रिया मेंस रिया, मेंस का मतलब क्या होता है? मेंस का मतलब होता है द स्टेट ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ एन ऑफेंस। जो आपका स्टेट ऑफ माइंड है एट द टाइम ऑफ डूइंग एन एक्ट और एट द टाइम ऑफ कमिटिंग एन ऑफेंस, उसको बोला जाता है मेंस। सो द स्टेट ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ ऑफेंस, जब आपने ऑफेंस कमिट किया है, जब आपने ऑफेंस कमिट किया उस टाइम आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, राइट? द मेंटल एलिमेंट एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ द ऑफेंस इज कॉल्ड मेंस। और रिया, जैसे कि मैंने आपको बताया, रियस दैट इज फॉरबिडन बाय लॉ। यहां पे रिया भी प्लूरल है, तो दिस इज ऑल्सो फॉरबिडन बाय लॉ। So the state of mind at the time of commission of an offense which is forbidden by law, which is prohibited by law, is called mens rea। ठीक है, गिल्टी कॉन्शियस जिसको बोलते हैं, गिल्टी माइंड जिसको बोलते हैं, वो मेंस रिया होता है। ठीक है, आपने जब ऑफेंस कमिट किया तो आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था, उसको मेंस रिया बोला जाता है। मेंस का मतलब है द स्टेट ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ एन ऑफेंस। Ria means forbidden by law, prohibited by law. So the state of mind at the time of commission of an offense, which is prohibited, or which is forbidden by law। ठीक है, जिसको law forbid करता है, prohibit करता है। So this is called mens rea। देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी अभी बताया कि पहले क्या होता था, पहले एनिमल्स को भी पनिश कर दिया जाता था, राइट? उनको भी पनिशमेंट मिल जाती थी। सो मेंस रिया का कॉन्सेप्ट नहीं था, स्टेट ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट नहीं था कि इसकी इंटेंशन है, इसने जानबूझ के किसी को इंजरी कोज करी है या फिर अनजाने में उससे हो गया है, अननोविंगली हो गया है, मिस्टेकनली हो गया है, वो सारा कॉन्सेप्ट नहीं था। अगर किसी ने किसी को इंजरी कोज करी है, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो नॉन लिविंग थिंग है, तो उसको पनिशमेंट मिलती थी। तो फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट आ गया मेंस रिया का, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया। ये जो हमें मैगजीन मिलती है, जैसे कि मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट क्लास में बताया था व्हेन आई इंट्रोड्यूस्ड इंडियन पीनल कोड टू यू, दैट फाउलर वर्सेस पैजेट के अंदर हमें मिल जाता है ये कॉन्सेप्ट दैट एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंसिट रिया, कि एक्टस रियस भी चाहिए एक ऑफेंस के लिए और मेंस रिया भी चाहिए। एक ह्यूमन कंडक्ट का कॉन्सिक्वेंस भी होना चाहिए और उसके साथ साथ उसका माइंड भी इन्वॉल्व होना चाहिए उस कंडक्ट को, उसके कॉन्सिक्वेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट? अगर आपने कोई कार्य किया है, इफ यू हैव कमिटेड अ क्राइम, राइट, इफ यू हैव कमिटेड अ क्राइम unknowingly or without any involvement of mind, or you can say if you've committed a crime innocently, then you are not liable for any punishment। तो आपको punishment नहीं मिलेगी, IPC will not punish you because this maxim says actus non facit reum nisi mensit rea, मतलब actus reus भी होना चाहिए ऑफेंस के लिए और mens rea भी होना चाहिए। For most of the Indian Penal Code offenses, most of the IPC offenses, mens rea is required।
ज़्यादातर ऑफेंसेस के लिए रिक्वायर्ड है मेंस रिया का होना, लेकिन हर एक ऑफेंस के अंदर जहाँ पे भी आईपीसी में ऑफेंसेस दिए गए हैं, हर एक ऑफेंस के अंदर जिस तरीके से एक्टस रियस दिया हुआ है उसी तरीके से हर एक ऑफेंस का मेंस रिया भी दिया हुआ है। दैट इज वाई यहाँ पे प्लोरल है कि बिल्कुल अलग अलग मेंस रिया है। देर आर मल्टीपल एलिमेंट्स ऑफ अ मेंटल स्टेट, राइट। मल्टीपल एलिमेंट्स होता है, इंटेंशन होता है, रीजन टू बिलीव होता है, नॉलेज होता है, नोविंगली, फ्रॉडुलेंटली, ये सारी चीजें देखो, नोविंगली हो गया, फ्रॉडुलेंटली हो गया, इंटेंशनली हो गया, रीजन टू बिलीव आपको था, तो ये सारी चीजें क्या है? दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ माइंड, मेंटल एलिमेंट्स। तो दैट इज वाई यहाँ पे रिया है, यहाँ पे प्लूरल फॉर्म को यूज किया गया है। कंडक्ट की जब बात होती है, एक्टस रियस की बात होती है, तो कंडक्ट एक ही कंडक्ट होता है, वो हर एक ऑफेंस के लिए अलग अलग कंडक्ट है, वो डिफाइन किया गया है। लेकिन वहां पे ये नहीं है, अलग अलग यहाँ पे सब कैटेगरीज नहीं है, वहां पे इस तरीके से अलग अलग चीजें नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक कंडक्ट है, एक कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंडक्ट है, राइट। वो ऑब्वियसली हर एक ऑफेंस के लिए अलग होगा। तो इसी तरीके से द स्टेट ऑफ माइंड एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस विच इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ इज कॉल्ड मेंस रिया। आपका जो गिल्टी कॉन्शियस है, आपका जो गिल्टी कॉन्शियस है, जो गिल्टी माइंड है, कब? एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? इन सारी चीजों को क्या बोलते हैं? मेंस रिया। एंड मेंस रिया लाइक एक्टस रियस इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट, ये भी सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है। आईपीसी के अंदर फॉर एवरी ऑफेंस सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स है, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, नोविंगली मतलब नॉलेज ऑब्वियसली, फ्रॉडुलेंटली, डिसऑनेस्टली, ये सारे के सारे ऑफेंसेस के लिए सारे एलिमेंट्स नहीं चाहिए। फॉर एवरी ऑफेंस इन इंडियन पीनल कोड अ पर्टिकुलर मेंस रिया इज गिवन, इज प्रोवाइडेड। और हर एक ऑफेंस के लिए आपको मेंस रिया चाहिए, गिल्टी इंटेंशन होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। देर इज एन एक्सेप्शन टू दिस ऑल्सो। तो आप कह सकते हो द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया, देर इज एन एक्सेप्शन टू द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया। दे कैन बी एन ऑफेंस विदाउट मेंस रिया ऑल्सो। मेंस रिया के बिना भी ऑफेंस हो सकता है, सिर्फ एक्टस रियस हो गया है तो उसको भी ऑफेंस कहा जा सकता है, और उन ऑफेंसेस को बोलते हैं स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस। These are grave offenses. These offenses are the offenses which directly shakes the societal conscience, which directly shakes the society, जो कि डायरेक्टली सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, सोसाइटल कॉन्शियस को अफेक्ट करते हैं। ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि आप अगर बोलो किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, सेक्शन 361 ऑफ इंडियन पीनल कोड। किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप एक ऐसा ऑफेंस है जो कि सोसाइटी को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। तो जो ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं पब्लिक न्यूसेंस की, जैसे मैंने बताया किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, काउंटरफीटिंग ऑफ इंडियन कॉइन्स अगर मैं देखूं, तो ये जो इस तरीके के ऑफेंसेस होते हैं विच आर ग्रेव इन नेचर, जो कि डायरेक्टली सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं, इंपैक्ट करते हैं, सोसाइटल कॉन्शियस को सीधा सीधा ये शेक कर देते हैं, तो उन ऑफेंसेस को स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस बोला जाता है। मतलब सिर्फ एक्टस रियस अगर हो गया है, सिर्फ ह्यूमन कंडक्ट का जो कॉन्सिक्वेंस है वो हो गया है, तो आपकी चाहे इंटेंशन थी, आपको नॉलेज थी, रीजन टू बिलीव था, फ्रॉडुलेंटली थे आप, डिसऑनेस्टली आपने वो कार्य किया, वो नहीं देखा जाएगा, वो नहीं देखा जाएगा। सिर्फ क्योंकि आपने किया है देन यू विल बी लायबल, आपको पनिशमेंट मिलेगी, राइट। लेकिन जनरल प्रिंसिपल क्या है? जनरल प्रिंसिपल ये है एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया का मतलब है कि एक ऑफेंस के लिए एक्टस रियस भी होना चाहिए प्लस मेंस रिया भी होना चाहिए, और अगर ये दोनों चीजें हैं देन इट विल बी एन ऑफेंस। इट मीन्स यू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, ऑफेंस कमिटेड।
राइट, तो पनिशमेंट मिलेगी। एक्ट सीरियस भी होना चाहिए, कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए ह्यूमन कंडक्ट भी होना चाहिए, और उसका गिल्टी इंटेंट, उसकी गिल्टी माइंड भी, उसका गिल्टी कॉन्शियस भी होना चाहिए, उसका मेंटल, उसका माइंड भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। he must not have committed this particular crime innocently or unknowingly or without any reason to believe। उसका माइंड इन्वॉल्व था उस ऑफेंस को कमिट करने में। तो अगर ये चीजें हैं तो इसका मतलब है कि ऑफेंस कमिट हो गया है, राइट। ये एक जनरल प्रिंसिपल है, लेकिन इसकी एक्सेप्शन क्या है? और अगर ऐसा है जहां पे मेंसरिया इन्वॉल्व, अगर मैं एक्टस रियस और मेंसरिया दोनों चाहिए, तो इन ऑफेंसेस को बोलते हैं फॉल्ट बेस्ड ऑफेंसेस। फॉल्ट बेस्ड, जैसे कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस होते हैं, इसी तरीके से फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी आप इसको बोल सकते हैं, फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी, फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी। और जहां पे सिर्फ एक्टस रियस, इसका इस जनरल प्रिंसिपल का जो एक्सेप्शन है वो है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस। एक्सेप्शन है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस में सिर्फ एक्टस रियस चाहिए, सिर्फ एक्टस रियस, नो मेंसरिया इज रिक्वायर्ड। मेंसरिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती। एक्टस रियस, you've committed the actus reus, then the offense has been committed, it's a strict liability offenses। ये ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं, जो बहुत ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं, सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, अगर आप काउंटरफीटिंग ऑफ इंडियन कॉइन्स की बात करें, पब्लिक न्यूसेंस की बात करें, इस तरीके के ऑफेंसेस क्या होते हैं? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस होते हैं। देखो, अब हमें एक तरीके से एक्टस रियस एंड मेंसरिया का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। एक्टस रियस मतलब कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए ह्यूमन कंडक्ट, जो आपने कंडक्ट किया है, जो एक्ट किया है, उसका जो कॉन्सिक्वेंस हुआ, जो परिणाम हुआ है, वो एक्टस रियस है। अगर वो एक्टस रियस आपने जो किया उसमें आपकी गिल्टी कॉन्शियस भी था, आपका माइंड भी इन्वॉल्व था, आपने जानबूझ के उसको किया है, आपकी इंटेंशन थी, रीजन टू बिलीव थी, नॉलेज था, डिसऑनेस्टली आपने किया, फ्रॉडुलेंटली आपने किया, अगर ऐसा कुछ है देन इसका मतलब है कि आपने ऑफेंस कमिट कर दिया। देखो, एग्जाम्पल्स ले लेते हैं एक दो, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद नोट्स पे चलेंगे। एक्सक्यूज मी। मेरे पास वाइट शूज हैं, ठीक है, और मैं अपने वाइट शूज पहन के, एडिडास के शूज है मेरे वाइट, मैं ये पहन के एक टेंपल में जाता हूं। मैं शूज बाहर रिमूव करता हूं एंड आई वेंट इनसाइड द टेंपल। अब जब मैं बाहर आता हूं टेंपल के, देन आई सो कि वहां पे मैंने अपने वाइट शूज पहने और मैं निकल गया। वहां पे एक और पेयर ऑफ वाइट ऑफ शूज पड़ा हुआ था, एडिडास का ही था, ऑलमोस्ट सिमिलर मेरे जूतों के था, जैसे मेरे शूज थे बिल्कुल सेम ऐसे था, और मैं जल्दी में था, मेरे को ऑफिस जाना था, तो मैंने फटाफट से मैंने वो वाइट शूज पहने कि हाँ मैंने अपने वाइट शूज पहने और मैं निकल गया। बाद में मुझे पता चलता है कि ये मेरे शूज नहीं है, मैंने किसी और के शूज पहन लिए और मैं ले आया हूं। क्या मैंने थेफ्ट कमिट किया है यहाँ पे? क्या मैंने चोरी की है यहाँ पे? सी, मैंने एक्टस रियस तो कर दिया, मैंने किसी और की प्रॉपर्टी को मूव तो कर दिया वहां से, राइट। उसके लॉफुल पोजेशन से मैंने उसकी प्रॉपर्टी को, उसके शूज को मूव तो कर दिया, एक्टस रियस तो हो गया, लेकिन क्या मेरा गिल्टी कॉन्शियस था? क्या मेरी गिल्टी माइंड था मेरा वहां पे? क्या मेरी इंटेंशन थी उसको चुराने की? नो, एक्टस रियस वॉज देयर बट द मेंसरिया वॉज नॉट देयर, सो इट मीन्स आई हैव नॉट कमिटेड एनी ऑफेंस। तो इसका मतलब है मैंने ऑफेंस नहीं कमिट किया है, थेफ्ट मैंने नहीं कमिट किया, चोरी मैंने नहीं करी है, राइट। तो यहां पे एक्टस रियस हो रहा है लेकिन मेंसरिया नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब नो ऑफेंस। जनरल प्रिंसिपल ये, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट्रिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ क्रिकेट खेलने जाता हूं, राइट, और वहां पे मेरे एक फ्रेंड ने, वो बैटिंग कर रहा था, बहुत अच्छा बैट्समैन है वो बैटिंग कर रहा था और हम लेदर की बॉल से खेल रहे थे। जैसे उसने शॉट मारा, बॉल आके मेरे नाक पे लगी और मेरा नाक टूट गया। यहां पे आई गॉट अ फ्रैक्चर हियर, फ्रैक्चर आ गया यहां पे। अब उसने मुझे इंजरी तो कॉज कर दी है, एक्टस रियस तो कर दिया उसने, तो क्या उसने, लेकिन क्या उसकी इंटेंशन थी? क्या उसने उसकी गिल्टी कॉन्शियस थी, गिल्टी माइंड था उसका?
वो चाहता था मुझे ये इंजरी कोज करना? द आंसर इज नो। तो यहां पे एक्टस रियस हो गया, मेंस रिया नहीं हुआ, तो ऑफेंस नहीं है। तो यहां पे एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों का होना जरूरी है ऑफेंस को कमिट करने के लिए। लेकिन जो ऑफेंसेस स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऑफेंसेस हैं, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप है, वहां पे 16 देखो, फॉर मेल्स अंडर सेक्शन 361 किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, अ मेल पर्सन हु इज अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज, एक मेल पर्सन जो कि 16 साल से छोटा है, अंडर 16 ईयर्स ऑफ एज है, उसको अगर आपने उसकी लॉफुल गार्जियनशिप से अगर आपने उसको एंटाइज किया है, वो हम जब किडनैपिंग पढ़ेंगे तो उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स में जाएंगे, बट मैं जनरली आपको मोटा मोटा बता रहा हूं। आपने अगर उसको मूव किया, आप उसको लेके गए हैं किसी भी जगह पे, चाहे आपकी इंटेंशन थी, और अगर फीमेल है, फीमेल के लिए यहां पे आई गेस 18 ईयर्स या 21 ईयर्स है, वो आप देख लीजिएगा एक बार। तो अगर आपने उनको लेके गए हो, चाहे आपकी इंटेंशन थी या इंटेंशन नहीं थी उन किडनैप करने की, फिर भी किडनैपिंग अंडर सेक्शन 361 कमिट कर दिया आपने, बिकॉज किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप में दिस इज एन ऑफेंस ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस, और इसमें मेंस रिया की जरूरत नहीं है। मेंस रिया की जरूरत नहीं है उसको ऑफेंस को कमिट करने के लिए, बिकॉज वो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ऑफेंस है। सिर्फ एक्टस रियस भी हो गया तो ऑफेंस कमिट माना जाएगा। ग्रेव ऑफेंसेस है। सिर्फ मेंस रिया है तो भी ऑफेंस नहीं होगा। मैं एक शोरूम में जाता हूं, एक घड़ी का शोरूम है, ये इस तरीके की घड़ी थी, वॉच थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी वो वॉच, बहुत ब्यूटीफुल वॉच थी। और जैसे मैंने उस वॉच को देखा, मेरा मन किया काश मेरे पास ये घड़ी होती, लेकिन क्योंकि सेल्समैन वो बहुत सारे लोग मेरे आसपास थे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता था, बहुत एक्सपेंसिव घड़ी थी वो। मेरे माइंड में आया कि मैं इस घड़ी को चुरा लेता हूं। मैं चाहता हूं कि ये आसपास के लोग जो हैं ये यहां से इधर उधर हो जाएं, और जैसे ये इधर उधर हो जाएं मैं इस घड़ी को चुरा लेता हूं, बट मुझे मौका नहीं मिलता है, मैं कुछ भी नहीं कर पाता हूं, मैं सिर्फ सोचता ही रह जाता हूं। मेरी गिल्टी इंटेंशन है, मेरा गिल्टी माइंड है, मेंस रिया तो है, लेकिन एक्टस रियस नहीं हुआ, मैंने उसको मूव नहीं किया, उसको प्रॉपर्टी को, तो ये ऑफेंस नहीं हुआ, ये थेफ्ट नहीं हुआ। अब मैं एक दिन फिर दोबारा से वहां पे जाता हूं और मैं देखता हूं कि आज क्योंकि कोई नेशनल हॉलीडे है, तो या फिर कोई हॉलीडे है जिसकी वजह से कोई फेस्टिवल है, रक्षाबंधन है, कुछ भी है, कुछ बहुत कम स्टाफ आया है वहां पे शोरूम में, और मैं देख रहा हूं, मैं वहीं पे पहुंच जाता हूं, मैं देखता हूं कोई नहीं है आसपास, मैं उस घड़ी को निकाल लेता हूं और उसको ले जाता हूं। यहां पे आई हैव कमिटेड द एक्टस रियस, आई हैव मूव्ड दिस प्रॉपर्टी फ्रॉम द lawful possession of these people who are the owner of this particular showroom with a guilty intention, with a guilty conscience, with a guilty mind. Here I have committed the offense of theft. तो जनरल प्रिंसिपल ये है कि एक्टस रियस, मेंस रिया दोनों होने चाहिए ऑफेंस के को कमिट करने के लिए, लेकिन अगर अभी एक्टस रियस और मेंस रिया दोनों है तो ऑफेंस कमिट हो जाएगा। इनको बोलते हैं फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी ऑफेंसेस, फॉल्ट बेस्ड। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस, जहां पे सिर्फ अगर आपने एक्टस रियस भी किया है, सिर्फ एक ह्यूमन कंडक्ट किया है, उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो किया है आपने, देन even though there is no mens rea, even though there is no mind involved, even though there is no mental elements involved, there is no intention, there is no knowledge, there is no reason to believe, there is no dishonest intention, fraudulent intention, इस तरीके का कुछ भी नहीं है, still you are liable, क्योंकि ये offenses grave offenses होते हैं, ये डायरेक्टली सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस को इफेक्ट करते हैं, तो आप वहां पे डायरेक्टली लायबल हो जाते हो, पनिशमेंट आपको मिलती है। नाउ
यहाँ पे अगर मैं इंडिया की बात करूँ, आईपीसी की बात करूँ, इंडियन पीनल कोड की बात करूँ, हम एक्टस रियस और मेंस रिया को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे रूल जो है वो ये है कि अगर हर एक ऑफेंस के अंदर उसकी मेंस रिया दिया हुआ है, जैसे एक्टस रियस दिया हुआ है उसी तरीके से मेंस रिया भी दिया हुआ है। दैट इज वाई मैं बार बार कहता हूँ दैट आईपीसी हैज बीन ड्राफ्टेड सो ब्यूटिफुली कि इसमें सब कुछ है, और यही कारण है दैट इसको अभी तक सिर्फ अमेंडमेंट, बार बार अमेंडमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी है, सिर्फ 3 चैप्टर ऐड करें हमने आज तक इसमें। हर एक ऑफेंस के अंदर उस ऑफेंस का एक्टस रियस भी दिया है, उसका मेंस रिया भी दिया हुआ है, एंड इफ इट इज अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस देन उसके अंदर उसका एक्टस रियस दिया हुआ है, और ये कॉन्सेप्ट स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ऑफेंस का कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो इंडिया में है कि अगर ऑफेंस के अंदर मेंशन है कि इसमें ये मेंस रिया है तो आपको मेंस रिया प्रूव करना पड़ेगा, एंड इफ इट इज नॉट गिवन एक्सप्रेसली और बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन then it is not required to prove mens rea, means there are offenses of strict liability also। कि आपको देखना है कि इस ऑफेंस का असेंशियल इंग्रेडिएंट मेंस रिया है कि नहीं है, इसमें आपको इंटेंशन, रीजन टू बिलीव, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, ये सारी नॉविंगली नॉलेज वगैरह ये प्रूव करना है कि नहीं है, वहां पे दिया है ऑफेंस के अंदर कि नहीं दिया है। अगर उसमें मेंशन है ऑफेंस का एसेंशियल इंग्रेडिएंट है तो आपको प्रूव करना है, अदरवाइज इट्स नॉट रिक्वायर्ड। अदरवाइज इसका मतलब है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का ऑफेंस है, इसमें मेंस रिया की जरूरत नहीं है। लेकिन इंग्लैंड की अगर मैं बात करूं तो वहां पे यह माना जाता है कि ऑफेंस का, हर एक ऑफेंस के लिए मेंस रिया इज रिक्वायर्ड, द गिल्टी कॉन्शियस इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी ऑफेंस। और यह देखा जाएगा कि ऑफेंस के अंदर ये एक्सप्रेसली या नेसेसरी इंप्लीकेशन से ये चीज मेंशन है कि वहां पे ये देखा जाता है कि ऑफेंस में ये लिखा होगा दैट मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड, और इंटेंशन, गिल्टी इंटेंशन इज नॉट रिक्वायर्ड, और इस तरीके से वहां पे मेंशन होना चाहिए। लेकिन यहां पे ये चीज देखी जाएगी कि यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि इंग्लैंड के अंदर हर एक ऑफेंस में मेंस रिया चाहिए, लेकिन यहां पे अगर लिखा है, एक्सप्रेसली लिखा है, या फिर इंप्लाइडली अगर उसको आप देखें, नेसेसरी इंप्लीकेशन पे अगर आप जाएं, मतलब पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसमें भी जाना पड़ेगा। अगर एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ देन यू हैव टू गो इन द नेसेसरी इंप्लीकेशन वाला कॉन्सेप्ट। नेसेसरी इंप्लीकेशन का मतलब है कि इंप्लाइडली ये तो इस प्रोविजन का पर्पस या ऑब्जेक्ट तो ये नहीं है कि इसमें ये चीज होनी चाहिए इस ऑफेंस के लिए। तो अगर एक्सप्रेसली नहीं है, नेसेसरी इंप्लीकेशन से भी ये है कि नहीं है, तो इसका मतलब मेंस रिया प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन इंग्लैंड में आपको मेंस रिया प्रूव करना पड़ेगा, और वहां पे ये देखा जाएगा कि ये ऑफेंस में ये तो नहीं लिखा था कि मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड, राइट। तो ये डिफरेंस है। एक बार फटाफट से नोट्स को पढ़ते हैं और बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, राइट। सो लेट्स क्विकली read the notes and understand it. Actus reus and mens rea. Actus reus, whenever the word actus reus is used, it would refer to the actus reus of a particular offense. एक particular offense यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पे। actus reus मतलब एक particular offense का आपको actus reus देखना है, and normally for one offense there will be one actus reus, और एक offense के लिए एक ही actus reus होता है, and that is why reus मीन्स सिंगुलर में यूज किया गया है, इसको रिया नहीं है यहाँ पे, राइट। Hence the word reus in singular has been used. Actus reus is a subjective concept, that is to say it cannot be seen in the universal aspect, it is always seen within the conduct of the offense. Universal aspect में आपको नहीं देखना है, इसको हमेशा जो ऑफेंस, जिस भी ऑफेंस को आप एग्जामिन कर रहे हो, जिस भी ऑफेंस के बारे में एग्जामिनेशन चल रहा है, उस ऑफेंस का एक्टस रियस देखना है, उस ऑफेंस में क्या कंडक्ट होना चाहिए वो देखना है, यूनिवर्सल एस्पेक्ट में नहीं देखना है। एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है जो मैं आपको दे चुका हूं। ए एम्स द पिस्टल एट बी, ए एम्स द पिस्टल एट बी, ए ने बी की तरफ पिस्टल तानी, उसको पिस्टल दिखाई। हियर द एमिंग ऑफ पिस्टल इज एन एक्टस रियस फॉर द ऑफेंस ऑफ असोल्ट। 351 के अंदर असोल्ट का एक्टस रियस हो गया है, लेकिन
नाउ ये मर्डर के लिए सिर्फ एक मेयर कंडक्ट है, मेयर ह्यूमन कंडक्ट है। मैंने बंदूक दिखाई, ये मर्डर का एक्टस रियस नहीं। मर्डर का एक्टस रियस क्या है? ए शूट्स एंड किल्स बी, एक्टस रियस इज द किलिंग ऑफ बी, किलिंग ऑफ बी। अब ए ने गोली चला दी और बी को मार दिया, यहां पे बी को मार देना मर्डर का एक्टस रियस है। बी को बंदूक दिखाना मर्डर का एक्टस रियस नहीं है। तो जो छोटा ऑफेंस है उसका जो एक्टस रियस है, बंदूक दिखाना, एमिंग अ पिस्टल, इज अ मेयर ह्यूमन कंडक्ट फॉर द ऑफेंस, फॉर द बिगर ऑफेंस ऑफ मर्डर। मर्डर के लिए सिर्फ एक ह्यूमन कंडक्ट है, राइट? सो द एक्टस रियस ऑफ अ स्मॉलर ऑफेंस मे बिकम अ मेयर ह्यूमन कंडक्ट फॉर अ ग्रीवियस ऑफेंस, राइट? Actus reus is a subjective concept and it depends upon the section under which the offense is being examined. एक subjective concept है actus reus और ये depend करेगा, subjective है तो मतलब it will depend on something. किस चीज पे depend करेगा? upon the section under which the offense is being examined. जिस section के अंदर आप offense को examine कर रहे हो, जिस offense के बारे में आप बात कर रहे हो, उस offense का जो जिस section में offense fall करेगा, उस section में एक्टस रियस क्या दिया हुआ है, अल्टीमेट जो कॉन्सिक्वेंस दिया हुआ है, पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस दिया हुआ है, उस पर डिपेंड करेगा। यूनिवर्सली आप नहीं देख सकते हो। इन एवरी सेक्शन विच डिफाइंस एन ऑफेंस देयर इज अ पर्टिकुलर अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस प्रोवाइडेड। हर एक ऑफेंस के अंदर पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस दिया हुआ है, एक्टस रियस दिया हुआ है। The happening of which will only result into the offense having been committed, and unless that consequence is caused, the accused cannot be held liable for that offense. और हर एक offense का actus reus दिया हुआ है, ultimate consequence, particular ultimate consequence दिया हुआ है। जब तक वो consequence नहीं हो जाता है, आप उस person को punish नहीं कर सकते हो, उसको ये नहीं कह सकते हो कि इसने actus reus कर दिया, इसने offense commit कर दिया। No. What may be an actus reus for a smaller offense may become a mere human conduct for a bigger offense. एक smaller offense का जो actus reus है वो एक बड़े offense का सिर्फ एक human conduct भी हो सकता है। For an instance, aiming a pistol on someone is an actus reus for assault, but this aiming becomes a mere human conduct for the offense of murder. But if the bullet was shot and the person was killed, in such case the killing, गोली चलाना actus reus नहीं है यहाँ पे। Consequence of an act is actus reus. Consequence of an act है गोली चलाना, शूट करना, और उसका consequence है उस गोली चलाने से उसकी डेथ हो जाना। So the killing is the actus reus. Killing becomes the actus reus, right? अगर आपसे कोई पूछता है that A shoots B and kills B, then what is an actus reus? Shooting? No. Killing is the actus reus, right? So for the offense of murder, actus reus is not sufficient to make a person liable for an offense except strict liability offenses. सिर्फ actus reus करने से ऑफेंस नहीं होता है। जनरल प्रिंसिपल यही है that actus non facit reum nisi mens rea, एक ऑफेंस के लिए actus reus भी चाहिए और mens rea भी चाहिए। लेकिन इस जनरल प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस, जहां पे सिर्फ आपने actus reus कर दिया, चाहे आपका मेंटल इन्वॉल्वमेंट था उसमें, गिल्टी माइंड था या नहीं था, मेंस रिया था या नहीं था, स्टिल यू आर लाइबल, यू विल बी पनिश्ड। वो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ऑफेंसेस। ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं और सीधा सीधा सोसाइटी को अफेक्ट करते हैं। नाउ मेंस रिया, व्हाट इज अ मेंस रिया, रोल एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मेंस रिया, हाउ टू प्रूव मेंस रिया, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, इन तीनों चीजों को, इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, इन तीनों चीजों को आईपीसी अंडर सेक्शन 39 वॉलंटरीली कहता है कि आपने ये वॉलंटरीली किया है। इंटेंशन, नॉलेज, रीजन टू बिलीव, एक्टस नॉन फेसिट रियम नेसी मेंस रिया, एक ऑफेंस के लिए एक्टस रियस भी चाहिए और मेंस रिया भी चाहिए, जनरल प्रिंसिपल है। नोट, state of mind at the time of doing the act which is prohibited by law, which is forbidden by law, is a mens rea. तो state of mind जो होता है कब, at the time of doing the act, at the time of doing the act, और act के अंदर illegal omission भी आ जाता है। illegal omission भी act के अंदर ही आता है, which is forbidden by law is called mens rea। ठीक है, जब आपने किसी offense को commit किया है, कोई एक्ट आपने किया है, कोई इलीगल ओमिशन आपने किया है,
which is forbidden by law, which is prohibited by law, so उस टाइम आपका जो state of mind था that is called mens rea. आपकी intention थी, आपको knowledge थी, या फिर आपको reason to believe था, उसको आप mens rea बोलते हैं. Mens rea is a general term which incorporates several specific states of mind. Mens rea एक जनरल टर्म है और इसके अंदर several specific states of mind है, इसके अंदर several specific states of mind है, and that is why the term rea is used, which is plural. क्योंकि इसके अंदर dishonest intention, fraudulent intention, reason to believe, knowingly, knowledge, ये सारी चीजें हैं, तो इसमें several specific states of mind है. That is why at the time of commission of offense, that is why rea is used, which is plural. The various offense declared in the IPC will not involve all these states of mind. Rather, a particular offense will involve a particular kind of a state of mind as declared by that particular section. ये सारे के सारे एलिमेंट्स ऑफ माइंड नहीं चाहिए हर एक ऑफेंस के लिए. हर एक ऑफेंस के अंदर कौन सा मेंटल एलिमेंट चाहिए, कौन से मेंटल इन्वॉल्वमेंट चाहिए एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस इज गिवन. राइट, किसी में नॉलेज चाहिए, किसी में रीजन टू बिलीव चाहिए, किसी में इंटेंशन चाहिए, किसी में फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, डिसऑनेस्ट इंटेंशन. ये हर एक ऑफेंस में लिखा हुआ है किसमें क्या चाहिए. सारे के सारे हर एक ऑफेंस में नहीं चाहिए. राइट, और यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ दैट द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मेंस रिया इन एन ऑफेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का भी को आप कह सकते हो मेंस रिया की रिक्वायरमेंट इज देयर इन इंडियन पीनल कोड बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस प्रिवेल्स. क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो कि आप पढ़ चुके हो सीपीसी में, मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के बारे में. तो यहाँ पे मेंस रिया की रिक्वायरमेंट भी इसीलिए है कि आप एक इनोसेंट पर्सन को और एक पर्सन को जिसने कि जानबूझ के एक ऑफेंस किया है, दोनों को एक तरीके से नहीं रख सकते हो. एक इंसान है जिसने कि जानबूझ के किसी की हत्या कर दी, और एक इंसान है जिससे गलती से किसी की डेथ कॉज हो जाती है या फिर एक्सीडेंटली हो जाती है. तो इन तीनों इंसानों को आप सेम लेवल पे नहीं रख सकते हो, सेम पनिशमेंट नहीं दे सकते हो. एक ने जानबूझ के गोली मारी कि मैं इसको जान से मार दूंगा, आज मैं इसको जान से मारना चाहता हूँ, मेरा दुश्मन है, मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, मैं इसको आज ख़त्म कर दूंगा. और एक इंसान है जिससे कि गलती से वो अपने हथौड़े से कुछ कर रहा था और वो हथौड़ा उसके हाथ से छूट गया और वो उसके सर पे जाके लगा, जिससे उसकी डेथ कॉज हो जाती है. एक्सीडेंटली उससे हो गया, जानबूझ के उसने नहीं किया. और एक इंसान है जिसको पता ही नहीं है कि उसने जो किया उसकी वजह से उसकी किसी की डेथ कॉज हो जाती है, किसी को इंजरी कॉज हो जाती है. तो इन सभी को आप सेम तरीके की पनिशमेंट नहीं दे सकते हो. सो द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया और द इनकॉर्पोरेशन ऑफ मेंस रिया इज ऑल्सो अ पार्ट, और यू कैन से प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. अ पर्सन कैन नॉट बी पनिश्ड फॉर एन ऑफेंस विच ही हैज डन अननोविंगली. अगर उसने अननोविंगली किया है, विदाउट एनी मेंटल इन्वॉल्वमेंट किया, इनोसेंटली अगर उसने किया है कोई ऑफेंस, तो वो ऑफेंस उसके लिए उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, या फिर वो पनिशमेंट नहीं मिलेगी जो कि जिसने जानबूझकर इंटेंशन के साथ, रीजन टू बिलीव के साथ, मेंटल इन्वॉल्वमेंट के साथ, गिल्टी माइंड के साथ, गिल्टी कॉन्शियस के साथ वो ऑफेंस किया है. राइट, So, it is a matter of societal policy that every consequence of human conduct is not considered to capable of shaking the societal conscience. Rather, the society collectively through the parliament, society collectively किस तरीके से, parliament के through, right, declares as to what kind of mental involvement at the time of doing the offense would shake the societal conscience. तो society declare करती है कि कौन सा state of mind सोसाइटल कॉन्शियस को शेक करेगा. और वो कैसे करेगी, सोसाइटी कैसे डिक्लेयर करेगी? थ्रू पार्लियामेंट. बिकॉज पार्लियामेंट में जो एमपीज हैं ये कौन है? दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. Accordingly, in the various sections, the specific kinds of mens rea are provided, and requirement of proving mens rea is also an incorporation of the principle of natural justice. तो ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस
का इनकॉर्पोरेशन है. A person cannot be punished for something which he did unknowingly, that is to say without any mental involvement, and therefore for most of the offences mens rea is required to be proved. These are called fault based liability, and if these offences are important, and in these offences the importance of mens rea lies in the fact that the accused cannot be made liable unless mens rea is proved. तो mens rea जहाँ पे required है, where the mens rea is required to be proved, these offences are called fault based liability offences. Without the concurrence of mens rea with the actus reus at the time of commission of offense, the accused cannot be made liable. This means actus non facit reum nisi mensit rea, and it's a general principle. ये एक general principle है और इसकी exception है strict liability offenses, right? ये कह रहे हैं actus non facit reum nisi mensit rea कि actus reus भी चाहिए, consequence of human conduct भी चाहिए और mens rea भी चाहिए. उस conduct, उस consequence को करने के लिए उसका mind भी उसमें involve हो, guilty conscious हो, guilty mind हो, ये भी है. अगर दोनों चीज़ें हैं तो offense हो गया. इसको fault based offenses, fault based liability बोलते हैं, ठीक है. लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, ये जनरल प्रिंसिपल है, इसकी एक्सेप्शन है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस. लाइक तो जो ऑफेंसेस स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस होते हैं वो ग्रेव ऑफेंसेस होते हैं, डायरेक्टली सोसाइटी को इम्पैक्ट करते हैं, सोसाइटल कॉन्शियस को वो डायरेक्टली शेक करते हैं. तो इसलिए उनमें आपका मेंटल इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, आपने सिर्फ कमीशन ऑफ एन एक्ट कर दिया तो इसका मतलब ऑफेंस हो गया सिर्फ एक्टस रियस से. Like actus reus mens rea is also a subjective concept. ये भी एक subjective concept है. It has to be examined in a particular section as to with respect to that offense what is the mens rea required. तो जिस तरीके से actus reus एक subjective concept है, उसी तरीके से mens rea is also a subjective concept. आपको उस particular section में देखना पड़ेगा कि क्या mens rea required है या नहीं है. अगर required है तो इसका मतलब है ये fault based liability offense है, और अगर मेंस रिया रिक्वायर्ड नहीं है उस ऑफेंस के लिए, सिर्फ एक्टस रियस से ही वो ऑफेंस माना जाएगा, इसका मतलब है दैट इज अ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस, राइट. नाउ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंस as a matter of societal policy, there may be certain offenses which have the capacity to directly affect the society as to shake the societal conscience, and also these offenses have a grave impact upon the socio-economic condition of the society, and therefore they are deemed to be offenses of strict liability, and no mens rea would be required to be proved for such offenses. क्योंकि ये offenses grave impact के offenses होते हैं, ये offenses बहुत एक तरीके से आप कह सकते हो कि directly societal conscience को ये shake कर देते हैं, हिला देते हैं पूरा के पूरे society को, इसलिए इनको स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस की कैटेगरी में डाला जाता है. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी की स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी ऑफेंसेस उन ऑफेंसेस को कहा जाता है जिसमें मेंस रिया इज नॉट रिक्वायर्ड, ओनली द एक्टस रियस इज सफिशिएंट टू मेक अ पर्सन लाइबल फॉर द पनिशमेंट. सिर्फ आपने एक्टस रियस कर दिया, कमीशन ऑफ ऑफेंस हो गया, आपको पनिशमेंट मिलेगी. एग्जाम्पल, किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, देयर इज नो इंटेंशन और नॉलेज इज रिक्वायर्ड. आपकी इंटेंशन थी या नॉलेज थी, नहीं थी, ये इररेलेवेंट है, ये इमटेरियल है फॉर द ऑफेंस ऑफ किडनैपिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियनशिप, ठीक है. तो ये इस तरीके के जो ऑफेंसेस होते हैं, जैसे कि मैंने बोला पब्लिक न्यूसेंस का ऑफेंस है, काउंटरफिटिंग इंडियन कॉइन्स है, तो ये ऑफेंसेस जो है स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ऑफेंसेस हैं. आपकी इंटेंशन थी, नॉलेज थी, रीजन टू बिलीव था, मेंटल इन्वॉल्वमेंट नहीं देखी जाएगी. ओनली एक्टस रियस इज सफिशिएंट टू मेक यू liable for the punishment of that particular offense. It shall be deemed that you have committed the offense, even though the mens rea is not required to be proved. Rule of presumption in India and England. See, in England the rule of presumption of mens rea is for every offense mens rea is required to be proved unless such requirement is either expressly excluded or is excluded by necessary implication. हर एक ऑफेंस के लिए आपको मेंस रिया को प्रूव करना पड़ेगा. इंग्लैंड में ऐसा होता है, राइट, अनलेस सच रिक्वायरमेंट इज एक्सप्रेसली एक्सक्लूडेड. अगर एक्सप्रेसली ऐसा कहा गया कि मेंस रिया इसमें नहीं प्रूव करना,
या फिर बाय नेसेसरी इम्प्लीकेशन। नेसेसरी इम्प्लीकेशन का मतलब है इम्प्लाइड देखना आपने, you'll have to see the purpose and the object of that particular provision or the act or the law। आपको उसका पर्पस या फिर उसका ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा कि इसमें मेंटल इन्वॉल्वमेंट को देखा जाना चाहिए कि नहीं देखा जाना चाहिए। देखो मेयर जॉर्ज हंस, ये इसमें मैंने डाला भी है, मेयर जॉर्ज हंस का जो केस है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर जॉर्ज हंस 1964 का जो केस है, इसमें एक पहले एक एक्ट होता था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, जिसको कि अभी फेमा बोला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेरा FERA, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, इसको अभी फेमा बोला जाता है FEMA, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, एक पर्सन है, उसने क्या किया, वो सोना लेके आ रहा था, ठीक है, फ्लाइट में था, ट्रांजैक्शन में उसको इंडिया में फ्लाइट रुकती है और वहाँ से ट्रांजैक्शन में उसको चेंज करके जाना था। अभी उसको जब उसके जो कस्टम ऑफिसर्स थे उन्होंने देखा कि उसके पास बहुत सारा सोना है, इज कैरिंग अ लॉट ऑफ गोल्ड ऑन हिज बॉडी, देन फेरा के अंडर दिस इज एन ऑफेंस, दिस वाज एन ऑफेंस एंड इट वाज अ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस। इसमें इंटेंशन है, आपको नॉलेज है नहीं है, ये नहीं देखा जाएगा। फेरा के अंदर ये था, द ऑब्जेक्ट ऑफ फेरा, द पर्पस ऑफ फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट का ऑब्जेक्ट ये था दैट इफ अ पर्सन इज डूइंग दीज एक्ट्स, if the person is doing these omissions, then illegal omissions, then this person has committed an offense। actus reus होना जरूरी था, बस intention was not required। फेरा के अंदर जो offenses थे वो strict liability के offenses थे। तो इस पर्सन को नॉलेज नहीं थी, इसको नहीं पता था कि यहाँ पे इस तरीके का कोई कानून है इंडिया के अंदर, तो ये डिफेंस लेता है कि जी मुझे तो पता ही नहीं था। देन यहाँ पे एक और चीज आ जाती है, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट। एक ये बहुत फेमस मैगजीन यहां से आती है, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ कोई एक्सक्यूज नहीं है। और यहीं पे क्योंकि ये हम डिस्कस कर रहे हैं एक्टस रियस एंड नॉन एक्टस रियस एंड मेंस रिया, और वहां पे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंसेस को भी हम डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां पे आपको नॉलेज थी या नहीं थी, आपकी इंटेंशन थी या नहीं थी, मेंस रिया था या नहीं था, वो नहीं देखा जाएगा, बिकॉज ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के ऑफेंसेस हैं फेरा के अंदर, यू विल बी लायबल टू बी पनिश्ड। तो यहां पे वही मैं बोल रहा हूं कि नेसेसरी इंप्लीकेशन, पर्पस में भी जाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट भी देखना पड़ेगा। अगर एक्सप्रेसली नहीं लिखा हुआ है तो पर्पस नेसेसरी इंप्लीकेशन से पर्पस ऑब्जेक्ट भी देखना पड़ेगा, इंप्लाइडली देखना पड़ेगा इफ इट इज इंप्लाइडली रिक्वायर्ड बाय द लॉ और नॉट, राइट। सो इंग्लैंड में रूल ऑफ प्रिजम्पशन ये है कि हर एक ऑफेंस के लिए आपको मेंस रिया प्रूव करना पड़ेगा, अगर एक्सप्रेसली या बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन वो एक्सक्लूड नहीं किया गया तो, एक्सक्यूज मी। लेकिन इंडिया में इसके बिल्कुल उल्टा है। इफ द प्रोविजन इज साइलेंट अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया, then the rule in India would be to examine whether mens rea is included by necessary implication, and in the England the approach would be whether mens rea is excluded by necessary implication। अगर नहीं दिया है किसी ऑफेंस के लिए मेंस रिया इंडिया में, तो देखा जाएगा कि नेसेसरी इंप्लीकेशन से मेंस रिया की रिक्वायरमेंट आती है कि नहीं आती है। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टे इंग्लैंड में है कि अगर मेंस रिया एक्सक्लूड तो नहीं किया गया है नेसेसरी इंप्लीकेशन से, ये हम देखेंगे, राइट। यहाँ पे मेंशन होता है, अगर दिया है तो ठीक है, और अगर नहीं दिया है मेंस रिया, अगर कोई की इंटेंशन चाहिए, रीजन टू बिलीव चाहिए, ये सब चीजें चाहिए, अगर इनमें से कुछ भी नहीं दिया है तो हम नेसेसरी इंप्लीकेशन से देखेंगे बाय द रूल ऑफ नेसेसरी इंप्लीकेशन कि इसका ऑब्जेक्ट या पर्पस, तो जैसे फेरा का ऑब्जेक्ट या पर्पस था कि इसमें मेंस रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, आप में इसमें आपने इंटेंशनली किया या नहीं किया ये नहीं देखा जाएगा। तो उसी तरीके से इंडिया में है कि नेसेसरी इंप्लीकेशन से उसके पर्पस या उसके ऑब्जेक्ट में उसमें इंक्लूडेड तो नहीं है, लेकिन इंग्लैंड में देखा जाएगा कि एक्सक्लूडेड है कि नहीं, राइट। सो इफ द प्रोविजन इज साइलेंट अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ मेंस रिया, देन द रूल इन इंडिया वुड बी टू एग्जामिन वेदर मेंस रिया इज included by necessary implication, but in England the approach would be whether mens rea is excluded, कि excluded तो नहीं है, राइट, क्योंकि वहां पे हर ऑफेंस के लिए मेंस रिया को प्रूव करना होता है बाय नेसेसरी इंप्लीकेशन। Thus in such cases at both the places the test of necessary implication has to be conducted।
नेसेसरी इंप्लीकेशन का टेस्ट कंडक्ट किया जाता है. If by necessary implication mens rea is required, then it is a case of fault based liability, and if it is not required, then it's a case of strict liability. What is meant by necessary implication? मतलब आपको उसका ऑब्जेक्ट या पर्पस देखना पड़ता है, ठीक है, एक्ट का या फिर उस प्रोविजन का. स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज 1964 सुप्रीम कोर्ट. द अक्यूज्ड टुक फ्लाइट फ्रॉम मनीला टू ज़ूरिक. In transaction, he had to land in India. He committed an offence under FERA, Foreign Exchange Regulation Act. Now it has become FEMA, Foreign Exchange Management Act. And under the FERA, there was no requirement of mens rea. The accused was not aware. He was not aware of this law in India. Accused said he had no knowledge or intention to violate the provision of FERA. वो कहता है कि मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं इंडिया के किसी भी लॉ को वायलेट करूं, उसका इन्फ्रिंजमेंट करूं, तो मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दिया जाए. The Honorable Court held that it was held in the light of the larger purpose of FERA that the requirement of mens rea cannot be imputed in the offence, as in most of the cases the accused will be able to take the defense of absence of mens rea, and hence the very purpose of the offence will get defeated. The very purpose of the offence will get defeated, and hence it was held that FERA is an offence of strict liability. तो यहाँ पे ये हेल्ड किया ऑनरेबल कोर्ट ने कि यहाँ पे नेसेसरी इम्प्लीकेशन को देखा जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या है. तो अगर ऑब्जेक्ट ही डिफीट हो रहा है उस एक्ट का, उस प्रोविजन का, उस ऑफेंस को बनाने का, तो फिर उसमें यहाँ पे फेरा क्या था, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का ऑफेंस था. स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के ऑफेंसेस फेरा में आते थे. यहाँ पे इंटेंशन, रीजन टू बिलीव, नॉलेज, इन सब चीज़ों को नहीं देखा जाएगा, मेंस रिया को नहीं देखा जाएगा. अगर आपने एक्टस रियस कर दिया है, गोल्ड नहीं ला सकते इस क्वांटिटी के बियॉन्ड, आप लेके आए हो, ट्रांजैक्शन में हो, इंडिया में हो, यू विल बी पनिश्ड. स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ मेंस रिया, नॉलेज, डिसऑनेस्ट इंटेंशन, फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, रीजन टू बिलीव एक्सेट्रा, ये सारे मेंस रिया के एलिमेंट्स हैं. सी ऑब्जेक्टिव टेस्ट. मेंस रिया कैन नॉट बी डायरेक्टली नोन बाय पीपिंग इनटू द माइंड ऑफ अ पर्सन. Rather, it can be known only through the external conduct of the person and through the surrounding circumstances. आप मेंस रिया कैसे पता लगाओ? You cannot peep inside the mind of a person. आप उस किसी के पर्सन के दिमाग के अंदर तो नहीं झांक सकते. You cannot peep inside the mind of a person. उसके अंदर तो घुस के नहीं देख सकते. Then how will you come across this fact that this person had the guilty conscience, he had the knowledge, he had the intention, he had the reason to believe? किस तरीके से पता चलेगा आपको? By the external conduct of that person and through the surrounding circumstances. तो अगर आपसे कोई पूछे, then how can you examine, how can you say that this person was having this mental involvement, this mental condition at this state of mind at the commission of the offense? Then you will say, we'll have to examine the external conduct of that person and the surrounding circumstances, because you cannot peep inside the mind of a person. Mens rea cannot be examined. Mens rea cannot be known by peeping inside the mind of a person. It can be examined by the external conduct and the surrounding circumstances. जो surrounding circumstances है और जो external conduct है उसके जो कार्य, उसने जो काम किया है, जो भी एक्ट किया है, इलीगल ओमिशन किया है, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस जो हैं, उन सबको एग्जामिन करके आपको उसका स्टेट ऑफ माइंड पता चलता है. बिकॉज द एक्सटर्नल कंडक्ट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द माइंड ऑफ अ पर्सन. जो आपका एक्सटर्नल कंडक्ट होता है, जो आपने किया होता है, वो आपका मैनिफेस्टेशन ऑफ द माइंड होता है कि आपके माइंड में ऐसे था और इस वजह से आपने ऐसे किया है. वो तो आपको एक्सटर्नल कंडक्ट एंड द सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस को एग्जामिन करना पड़ेगा. एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट is conducted, and it is seemed that if a reasonable person, that is to say a person of ordinary prudence, would have been in the place of this accused in the same circumstances and would have behaved in the same manner, then what would have been his state of mind? The same state of mind would be imputed upon the accused. और ऑब्जेक्टिव टेस्ट ये भी किया जा सकता है कि एक रीजनेबल पर्सन को, रीजनेबल पर्सन का मतलब हो गया यहाँ पे a person of ordinary prudence, एक ordinary prudence के पर्सन को, ordinary prudence मतलब एक आम इंसान को, एक बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा शार्प, बहुत ज़्यादा कोई डम इंसान नहीं, एक रीजनेबल पर्सन को, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस के पर्सन को, एक आम इंसान को अगर आप सेम सर्कमस्टांसेस,
सिचुएशन में अगर डालते तो वो किस तरीके से एक्ट करता, वो किस तरीके से बिहेव करता, तो उसी को हम अक्यूज पे भी कर सकते हैं कि अगर एक आम इंसान इसकी जगह होता तो वो क्या करता। तो ये चीज़ देखी जाती है और ये टेस्ट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड दैट you cannot examine the mens rea or the involvement of the mind by peeping inside the mind of a person. It can be examined, it can be seen by the external conduct and the surrounding circumstances. और एक रीजनल पर्सन का टेस्ट आप कर सकते हो, एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस के पर्सन का आप टेस्ट करके कि अगर एक आम इंसान उसकी जगह होता सेम सिचुएशन में, सेम सर्कमस्टांसेस में, तो वो किस तरीके से एक्ट करता, किस तरीके से बिहेव करता। उसी फिर वही आप देख लोगे कि अक्यूज ने क्या वैसे ही बिहेव किया है, वैसे ही एक्ट किया है या फिर किसी अलग तरीके से किया है। तो दिस कैन बी अ टेस्ट एंड दिस इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। एक बार वॉलंटरीली को भी देख लेते हैं। सेक्शन 39 में चैप्टर 2 जनरल एक्सप्लेनेशंस में वॉलंटरीली डिफाइन किया गया है सेक्शन 39 में। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व की जो चीज़ है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है मीन्स। मीन्स का मतलब होता है माध्यम, साधन। तो माध्यम और साधन जो होता है वो यहाँ पे उससे आप वॉलंटरीली, जिसमें कि इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव, इन तीनों चीज़ों को आईपीसी कहता है वॉलंटरीली। अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट, कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली। कॉज एन इफेक्ट का मतलब है कॉन्सिक्वेंस। एक पर्सन ने कॉन्सिक्वेंस, परिणाम कॉज कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे सी कॉन्सिक्वेंस को पनिश करता है आईपीसी, ना कि एक्ट को। अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलंटरीली। एक पर्सन ने कोई इफेक्ट कॉज किया वॉलंटरीली, जानबूझ के। व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स, जब उसने ये किया है बाय मीन्स, इस माध्यम से, इस साधन से। कैसे? वे बाय ही इंटेंडेड टू कॉज इट, जब उसकी इंटेंशन थी उसको कॉज करने की। और बाय मीन्स एट द टाइम ऑफ एम्प्लॉइंग दोज मीन्स ही न्यू, जब उसको पता था, उसको नॉलेज थी। और ही हैड द रीजन टू बिलीव, या फिर उसको रीजन टू बिलीव था, टू बी लाइकली टू कॉज इट, कि ऐसा हो सकता है। तो अगर उसकी इंटेंशन थी या फिर उसको नॉलेज थी या फिर उसको रीजन टू बिलीव था कि इसको ये आभास था कि हाँ ये हो सकता है, ये इफेक्ट कॉज किया जा सकता है बाय मीन्स, बाय एम्प्लॉइंग दोज मीन्स, ये माध्यम से, ये साधन से, मतलब सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस देखे जाएंगे और उसका एक्सटर्नल कंडक्ट देखा जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें पता चलता है कि हाउ कैन यू एग्जामिन अ पर्सन वाज हैविंग द मेंटल इन्वॉल्वमेंट इनटू द एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ एन ऑफेंस और नॉट। So you can examine it by seeing the external conduct and the surrounding circumstances. ठीक है, तो उसके मीन्स को देख के, मीन्स मतलब उसने कौन सा माध्यम, किस तरीके से उसने उस ऑफेंस को कमिट किया है, क्या उसका तरीका क्या था, उसका माध्यम क्या था, साधन क्या था, मीन्स क्या थे, वो देख के आपको पता चल सकता है कि उसने वॉलंटरीली किया है कि नहीं किया है। जैसे उसको इंटेंशन थी या नहीं थी, रीजन टू बिलीव था कि नहीं, नॉलेज थी कि नहीं थी, राइट। इलस्ट्रेशन, यहां पे इलस्ट्रेशन भी दी है। ए सेट्स फायर बाय नाइट टू एन इनहैबिटेड हाउस इन ए लार्ज टाउन। ए ने आग लगा दी रात को, कहां पे? एक इनहैबिटेड हाउस में। इनहैबिटेड हाउस जहां पे लोग रहते थे, ठीक है, एक लार्ज टाउन, एक बड़े टाउन में। फॉर द पर्पज ऑफ फैसिलिटेटिंग अ रॉबरी एंड दस कॉज द डेथ ऑफ अ पर्सन। क्यों उसने आग लगाई? क्योंकि वो वहां पे रॉबरी कमिट करना चाहता था, ठीक है। और जब उसने आग लगाई, उस आग लगाने से एक पर्सन की डेथ हो जाती है, क्योंकि इनहैबिटेड हाउस था, वहां पे लोग रह रहे थे। नाउ हियर ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज द डेथ। यहां पे ए की इंटेंशन नहीं थी कि वो डेथ कॉज कर दे। एंड मे इवन बी सॉरी दैट डेथ हैज बीन कॉज्ड बाय हिज एक्ट। और उसको इस चीज का पछतावा भी है कि उसके इस एक्ट से, उसकी आग लगाने से किसी की डेथ हो जाती है। Yet he knew that he was likely to cause death. He has caused the death voluntarily. लेकिन उसको पता था, उसको नॉलेज थी कि एक मैं इनहैबिटेड हाउस में आग लगा रहा हूं, एक हाउस में, एक घर में आग लगा रहा हूं जिसमें लोग रह रहे हैं, और वो भी रात को लगा रहा हूं तो वो सो भी रहे होंगे। तो मुझको नॉलेज थी। उसके इस एक्सटर्नल कंडक्ट से,
सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से आपको पता चल सकता है कि उसको नॉलेज थी, क्योंकि उसने एक इनहैबिटेड घर में आग लगाई है, एक ऐसे घर में आग लगाई है। ही हैज सेट फायर इन अ हाउस विच इज एन इनहैबिटेड हाउस। और कब लगाई है? एट नाइट, जब लोग हो सकता है सो रहे होंगे। तो इससे पता चलता है, उसके एक्सटर्नल कंडक्ट से और सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस से पता चलता है कि उसको नॉलेज थी। एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन अगर होता, एक रीजनेबल पर्सन को अगर मैं उसकी जगह रखूं, अक्यूज्ड की जगह, तो मैं ये पता लगा सकता हूं कि मेरे को नॉलेज है पक्का। एक ऑर्डिनरी प्रूडेंट, एक साधारण आदमी को ये पता है कि रात को अगर मैंने किसी के घर में आग लगाई जहां पे लोग सो रहे होंगे, तो उनमें से किसी की डेथ हो सकती है, कोई मर सकता है, राइट। तो इसका मतलब यहां से हम कह सकते हैं, he has caused the death voluntarily. So voluntary, its three essential elements are intention, knowledge, reason to believe. The emphasis upon the means, the emphasis upon the means, किस तरह से, किस तरीके से, किस माध्यम से, किस साधन से आपने ऑफेंस कमिट किया है, एक्सटर्नल कंडक्ट, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस पे यहाँ पे एम्फेसिस किया गया है, तवज्जो दिया हुआ है, ज्यादा फोकस किया है। इन सेक्शन 39 क्लियरली सजेस्ट दैट द इंटेंशन, नॉलेज और रीजन टू बिलीव कैन बी अंडरस्टूड ओनली बाय एग्जामिनिंग द मीन्स। कि ये जो चीजें हैं, इंटेंशन, रीजन टू बिलीव, नॉलेज, आप मीन्स को एग्जामिन करके किस तरीके से उसने ऑफेंस को कमिट किया है, उस तरीके को एग्जामिन करके, सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस, एक्सटर्नल कंडक्ट को एग्जामिन करके पता लगा सकते हो। विच वर employed by the accused, that is to say by examining the conduct of the accused and the surrounding circumstances, you can come to know, you can gather this thing, that whether he has committed this particular act, this particular offense with the knowledge, with the reason to believe or with intention, right? मतलब उसका मेंसरिया था कि नहीं था। Intention means the desire of a person to produce a particular consequence. Intention का मतलब क्या होता है? एक इच्छा, to produce a particular consequence, एक डिजायर है कि मेरे को ये कॉन्सिक्वेंस, ये पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस करना है, मुझे इसकी जान लेनी है, मुझे इसकी हत्या करनी है, तो ये मेरी डिजायर है। मुझे इसके घर में आग लगा के रॉबरी करनी है, तो रॉबरी करनी मेरी डिजायर है। इस कॉन्सिक्वेंस को प्रोड्यूस करने के लिए मैं क्या करूंगा? मैं एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाऊंगा, मैं आउट ऑफ द बॉक्स जाऊंगा, मैं बिल्कुल इतनी कोशिश करूंगा कि ये कॉन्सिक्वेंस मैं प्रोड्यूस करूं। मैंने किसी को अगर हाथ पे मैंने किसी को आयरन रोड से मारा, तो मैंने क्योंकि हाथ पे उसके आयरन रोड से हिट किया है, तो मेरी यहाँ पे डिजायर ये नहीं हो सकती। आप क्या बता सकते हो मेरे एक्सटर्नल कंडक्ट से कि क्या मैं इसकी जान लेना चाहता था, क्या मैं इसको जान से मारना चाहता था क्योंकि मैंने हाथ पे मारा? नहीं, यहां से नहीं पता चलता, क्योंकि एक ऑर्डिनरी प्रूडेंस का पर्सन मेरे एक्सटर्नल कंडक्ट से ये नहीं पता चलेगा। क्योंकि अगर मैंने लोहे की रोड उसके सर पे मारी होती तो यहां से पता चलता है, क्योंकि मैं अगर उसकी जान लेना चाहूंगा, एक डिजायर्ड कॉन्सिक्वेंस अगर मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूं, तो मैं उसको इस तरीके से करूंगा, मेरे मीन्स ऐसे होंगे, मेरा तरीका ऐसे होगा जिससे पता चल कि मैं उसको कॉन्सिक्वेंस को प्रोड्यूस कर सकूं। तो मैं हाथ में ना मार के उसके सर पे मारूंगा, मैं चाकू को उसके पैर पे ना मार के उसके सीने में मारूंगा। तो ये जो डिजायर होती है टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस, एक पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस को प्रोड्यूस करने की जो डिजायर है, उसको इंटेंशन बोला जाता है। इंटेंशन मीन्स द डिजायर ऑफ अ पर्सन टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। अ पर्सन हु हैज इंटेंशन टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस विल नॉट डू द एक्ट कैजुअली। जिसकी डिजायर होगी, जिसकी इंटेंशन होगी पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस को प्रोड्यूस करने की, वो उस एक्ट को कैजुअली नहीं करेगा। रादर he will do the act in such a manner and to such an extent that the consequence be produced with certainty, बल्कि वो उसको इस तरीके से करेगा, इस एक्सटेंट से करेगा कि वो कॉन्सिक्वेंस सर्टेनली प्रोड्यूस हो, वो जरूर वो कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस हो अंडर एनी सर्कमस्टेंस। मैंने किसी को पैर पे अगर लाठी मारी है और मैं मारे जा रहा हूँ, पैर पे मार रहा हूँ, कमर पे मार रहा हूँ, शोल्डर्स पे मार रहा हूँ, मैंने सर पे भी मारे उसके, मैंने हर जगह मारी है, तो मैं क्योंकि यहाँ से मैं चाहता हूँ, मेरी डिजायर है कि मैं उसकी जान ले लूँ, उसको जान से मार दूँ, उसकी हत्या कर दूँ, उसका मर्डर कर दूँ। तो यहाँ से मैं इन सच अ मैनर एंड टू सच एन एक्सटेंट दैट द कॉन्सिक्वेंस बी प्रोड्यूस विद सर्टेनिटी,
बिल्कुल पक्का मैं इस चीज़ को करूँगा कि ये कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस हो जाए। तो इससे पता चलेगा कि मेरी इंटेंशन क्या थी। Thus his conduct will be more particular और पिन पॉइंटेड, पर्टिकुलर और पिन पॉइंटेड उसका कंडक्ट होगा। बिल्कुल गोली उसने उसके यहाँ पे मारी या फिर यहाँ पे मारी, अगर पैर पे गोली मारी है तो इसका मतलब उसको उसकी डिज़ायर उस पर्टिकुलर या पिन पॉइंटेड नहीं थी, पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस करने की। उसकी डिज़ायर, उसकी इंटेंशन उसकी जान लेने की नहीं थी, उसको सिर्फ ये उसकी डिज़ायर या उसकी इंटेंशन कुछ और हो सकती है। एंड ही विल मेक एक्स्ट्रा एफर्ट्स टू प्रोड्यूस द कॉन्सिक्वेंस, और एक्स्ट्रा एफर्ट्स वो करेगा उस कॉन्सिक्वेंस को प्रोड्यूस करने के लिए, राइट। एक्स्ट्रा एफर्ट्स मतलब एक बार उसने गोली मारी यहाँ लगी, फिर उसने दोबारा से गोली मारी उसके यहाँ लगी, फिर उसने फिर से उसको शूट किया एंड नाउ उसका जो निशाना था वो सीधा यहाँ पे लगा एंड दिस पर्सन डाइड। इसका मतलब है कि उसने एक्स्ट्रा एफर्ट्स करता है वो इंसान जो कि पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस प्रोड्यूस करना चाहता है। उससे हमें पता चलेगा दैट दिस पर्सन हैड द इंटेंशन टू प्रोड्यूस द पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है मेंस रिया, एक्टर्स रिया का, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी का। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ईजी भी है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट भी हो जाता है। फाउंडेशन है पूरे के पूरे क्रिमिनल लॉ का कि एक्टर्स रियस भी पता हो आपको कि क्या होता है, मेंस रिया भी पता हो, फॉल्ट बेस्ड लायबिलिटी क्या होते हैं, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या होते हैं, राइट। इंटेंशन को किस तरीके से आप इंटेंशन, रीजन टू बिलीव, नॉलेज को आप किस तरीके से प्रूव कर सकते हो, आपको पता होना चाहिए। बीइंग जुडिशरी एस्पिरेंट्स एंड बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ लीगल फ्लैग, आपको इतनी डेप्थ में इन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी होनी चाहिए। एंड अगर आपको इतनी डेप्थ में पता है इन सब चीज़ों का, देन you can definitely secure the good marks, or you can say the full marks for your answers in mains, right? Thank you so much for watching. We'll meet in the next class.